नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित जो आपके कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डालें, और कोई भी आपकी जिज्ञासा या सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर डालें। ये जो प्रश्न है वो आपके बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करता है। और हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन जो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार का विजेता नहीं है। ऑप्शन 1 है आपके सामने अनूप कुमार, ऑप्शन बी है आपके सामने वीरेंद्र पूनिया, ऑप्शन सी है आपके सामने सागरमल धायल, या ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन है जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। आपके स्पोर्ट्स से रिलेवेंट बहुत सारे सवाल आते हैं और आजकल राजस्थान के जो खेल और खिलाड़ी हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी महेंद्र सिंह है उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रश्न है इंदिरा गांधी रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। यानी जो इंदिरा गांधी रसोई योजना चल रही है उसका संकल्प वाक्य क्या है ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए कोई भी भूखा ना सोए, ऑप्शन बी हर हाथ को भोजन, ऑप्शन सी हर भूखे को भोजन, या ऑप्शन डी कोई भूखा ना रह जाए। तो आपको बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जो कि इंदिरा गांधी रसोई योजना है उसका संकल्प वाक्य क्या है। तो उसका संकल्प वाक्य जो है वो है आपके कोई भी भूखा ना सोए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए। इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल है वो भी आइए देख लेते हैं। तो देखिए, आपके जो 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने जो है टोंक जिले की निवाई स्थित जिलाए से पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी के नाम से जो है लाई गई इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे देश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ जो है किया। तो इस योजना का शुभारंभ कब किया? 10 सितंबर 2023 को जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। कहां पर किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र में। कितनी रसोई खोली गई है? 400 ग्रामीण रसोइयों का शुभारंभ किया। कहां से शुरुआत हुई? टोंक जिले के निवाई स्थित जिलाए से। और ये किसकी स्मृति में है? इंदिरा गांधी की स्मृति में। और इससे जुड़े हुए फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी योजना के तहत परोसे जाने वाली थाली में कुल सामग्री का जो वजन था वो 450 ग्राम निर्धारित था। लेकिन वर्तमान में जो है इस योजना का नाम है वो बदल दिया गया और इंदिरा रसोई योजना का वर्तमान नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई की थाली या श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इसमें जो अन्नपूर्णा रसोई की कुल थाली है उसमें सामग्री का वजन है वो 600 ग्राम कर दिया, और पहले की तरह इसमें 8 रुपए में मिलेगी। यानी जो इंदिरा रसोई योजना की थाली है वो आप कितने रुपए में प्राप्त कर सकते हो? वो आप जो है 8 रुपए में इंदिरा गांधी रसोई योजना की थाली है वो प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, और ये जो इंदिरा गांधी योजना के नाम से शुरू हुई थी 10 सितंबर 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, कुर्जा किस जिले का शुभांकर है? यहाँ खाली जगह दे रखी है तो आपको बताना है कुर्जा जो है वो कहाँ का शुभारंभ है, शुभंकर है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, या ऑप्शन सी जालोर, या ऑप्शन डी झालावाड़। तो आपको बताना है कि जो कुर्जा शुभंकर है वो किस जिले का है। तो इस प्रश्न का जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जोधपुर। कुर्जा शुभंकर है वो आपके जोधपुर जिले का शुभंकर है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और कहां किस जिले में कौन सा शुभंकर है वो 33 जिलों के आधार पर हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अजमेर का जो शुभंकर है वो है खरमूर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जल पीपी, बारा में मगरमच्छ, बाड़मेर में जो है मरु लोमड़ी या लौकी, भरतपुर में आपके है सारस, भीलवाड़ा में मोर, बीकानेर में जो है भट्ट तितर, या बूंदी में है सुरखाब, और ऑप्शन यहाँ पर क्रम नंबर है 10, वहां पर चित्तौड़गढ़ में सौसिंगा, और 11 नंबर चूरू में कृष्ण मृग, 12 नंबर दौसा में जो है खरगोश, धौलपुर में जो है पचीरा यानी इंडियन स्कीमर, और डूंगरपुर में आपके जंगिल,
हनुमानगढ़ में जो है आपके छोटा किलकिला, जयपुर में जो है चित्तल, जैसलमेर का गोडावण, जालौर का बालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता और झुंझुनू का काला तीतर। ये जो है विभिन्न जिलों के जो है शुभंकर है। ये याद कर लीजिए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके देखिए 21 नंबर पे कुर्जा है जो जोधपुर का शुभंकर है, यही प्रश्न का करेक्ट आंसर है। करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ, गंगानगर का चिंकारा या श्री गंगा सीकर में शाहीन, सिरोही में जो है जंगली मुर्गी, टोंक में जो है हंस, उदयपुर में है कब्र बिजू। तो ये जो है आपके विभिन्न जिलों के शुभंकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 44, ददरेवा का जन्म स्थल है, यानी आपको बताना है ददरेवा है वो किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन ए बापूजी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी गोगा जी या ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो आपको बताना है ददरेवा है वो किसका जन्म स्थल है। दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रश्न है और आप सभी जानते हैं ददरेवा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, गोगा जी का जन्म स्थल है। आइए देख लेते हैं अन्य जो देवता हैं उनके जन्म स्थल कौन से हैं। तो देखिए बात करें अगर पाबू जी की, तो पाबू जी का जो जन्म स्थल है वो फलोदी के समीप कोड़ू गांव, वहीं तेजो जी का जन्म स्थल नागौर जिले के खरनाल गांव में, और देवनारायण जी का जन्म स्थान है वो भीलवाड़ा जिले में मालेसेरी डूंगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में सही है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम सभा के बारे में है। ऑप्शन ए 243 सी, ऑप्शन बी 243 डी, ऑप्शन सी 243 ए या ऑप्शन डी 243 एफ। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम सभा के बारे में बताता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 243 ए। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 243 ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी या सामान्य। तो देखिए अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषाएं कौन सी है वो देख लीजिए। जिला का अर्थ राज्य के भीतर एक जिला होगा, और ग्राम सभा का अर्थ पंचायत जिले के भीतर एक गांव के स्तर से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एजेंसी है, और जो मध्यवर्ती स्तर का अर्थ है सार्वजनिक अधिसूचना इस विभाग के प्रयोजनों के लिए गांव के स्तर पर राज्य के राज्यपाल द्वारा परिभाषित जिले के स्तर के बीच का स्तर है। पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की एक एजेंसी किसी भी नाम से अनुच्छेद 353 बी गठित है। अनुच्छेद क्षेत्र का अर्थ पंचायत क्षेत्रीय क्षेत्र है। जनसंख्या का अर्थ संबंधित जनसंख्या को प्रकाशित किया गया जैसा कि पिछली जनगणना में निर्धारित किया गया है। और आपके गांव का अर्थ राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक गांव जो सार्वजनिक सूचना द्वारा इस विभाग के प्रयोजनों के लिए एक गांव और इसमें विनिर्दिष्ट लोगों का गांवों का भी संग्रह शामिल है। और यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा एक ऐसी सभा ऐसे शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो गांव के स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो किसी राज्य की विधायिका द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों का संविधान, और यहाँ पर एक नंबर देखिए गांव मध्यवर्ती जिला स्तर पंचायत समितियों का गठन इस धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में है वो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खंड 2 में खंड 1 के किसी भी प्रावधान के बावजूद मध्यवर्ती पंचायतों का गठन राज्य में नहीं हो सकता जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। अनुच्छेद 243 डी में सीट का आरक्षण और अनुच्छेद 243 ओ के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के समक्ष हस्तक्षेप का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है जो ऊंटों के अनुसंधान के लिए संस्थान है वो कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 जिसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी बीकानेर। बीकानेर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है आपके, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी राजसमंद में, या ऑप्शन डी अजमेर में। तो आपको बताना है बोहरा मुस्लिम संत जो अब्दुल्ला पीर है उनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 47 है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बांसवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी। बांसवाड़ा जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किस सूची का विषय है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, या ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो बताना आपको कि एजुकेशन जो है वो किस सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, संघ सूची है उसमें प्रथम सूची है और इसमें कुल 98 विषय और मूल रूप से 97 विषय, और इसमें शामिल वे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश के लिए एक समान विधान से लागू होते हैं, और इन मामलों के संबंध में केवल संसदीय विधि निर्माण कर सकती है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघीय कर आदि। राज्य सूची द्वितीय सेकंड, इसमें 59 विषय मूल रूप से सियासत शामिल है तथा इसमें स्थानीय या राजा के विषय शामिल है। ये राज्य विधानमंडलों के विधायी विसंगता के अंतर्गत आता है और सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि। समवर्ती सूची, तो देखिए समवर्ती सूची जो है तृतीय है और इसमें कुल 52 विषय है जिनके संबंध में संघीय सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल को विभिन्न निर्माण करने की समवर्ती शक्ति प्राप्त है। समवर्ती सूची जो किसी संघीय संविधान में नहीं पाई जाती का दोहरे वितरण के लिए अत्यधिक कठोरता से बचने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान रत्न पुरस्कार से प्राप्त करने वाले केसी मालूक किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी न्याय कला, ऑप्शन सी मूर्ति कला, या ऑप्शन डी खेल। तो आपको बताना है राजस्थान रत्न पाने वाले, प्राप्त करने वाले केसी मालू का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट है आपके ऑप्शन ए यानी संगीत। प्रश्न ए जो है करेक्ट आंसर है इसका संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, चंदेरिया डैश डैश संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। तो आपको बताना है चंदेरिया जो संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है वो कहां, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस, जस्ता, तांबा और इस्पात। तो आपको बताना है चंदेरिया संयंत्र जो है चित्तौड़गढ़ में कहां पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वहां पर जस्ता ज्यादा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य व कब लड़ा गया? ऑप्शन ए जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545 और जून 1545। तो आपको बताना है गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 1544। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, भारत के प्रथम लोक सचिव सभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, या ऑप्शन डी 14। तो भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न है अगला आपके सामने, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंसी आयोग, राजमनार आयोग, आनंदपुर साहिब।
तो देखिए सबसे पहले आपके किसकी शुरुआत होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है प्रशासनिक सुधार आयोग की, उसके बाद आपके राजमनार आयोग, उसके बाद आपके आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उसके बाद में सरकारी आयोग और पंछी आयोग जो है आपके ऑप्शन 3। तो आपको बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए 2 4 2 3 1 4 5 2 3 1 4 2 4, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आपके सामने। प्रश्न है यहां पर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन बी महासागरीय लवणता भिन्नता, ऑप्शन सी वाष्पीकरण व ऊर्जा, या ऑप्शन डी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो आपको बताना है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में जो है कौन सा कारक है जो उत्तरदायी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी यानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये आपके क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। ऑप्शन 1 अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, या ऑप्शन डी मगध। तो आपको बताना है राजस्थान में महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 55 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए अंग। प्रश्न है आपके नेक्स्ट। प्रश्न है यहां पर संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता पर प्रारूप समिति का गठन कब किया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947। तो संविधान ने जो है बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा 29/8/2025। तो आपके क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, या अमृत कौर। तो आपको बताना है भारत की पहली महिला मंत्री, केंद्रीय महिला मंत्री कौन थी। तो आपके 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमृत कौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आपके नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी धोलावीरा। तो आपको बताना है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके यहां पर वर्ष 1906 में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक।
तो आपको बताना है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की क्षमता या अध्यक्षता किसने की? 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेताजी दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की गणनाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए नगरीय टाउन, ऑप्शन टाउन एरिया समिति, ऑप्शन सी नगर पालिका या ऑप्शन डी नगर निगम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी, यानी नगर टाउन एरिया समिति, NATS। तो ये थे दोस्तों आज हमारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके PTT, BSTC और अन्य जो भी राजस्थान की परीक्षा हैं उन सब के लिए ये सामान्य तौर पर बेहद अच्छे सवाल है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कीमती जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।